Hello everyone, this is Shruti and welcome to Mentor's Galaxy. This is second part of solution chapter. First part has already been uploaded in our YouTube channel. If you haven't watched it, I would like you first to watch that video and then come to this. So let us start this video. Firstly, we will take a quick recap of what we have studied till now. हमने पहले देखा था एक्चुअल में सॉल्यूशन होता क्या है, देन हमने देखा था बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके बाद हमने 7 वेज सीखे थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये सारे 7 वेज है। क्या क्या देखा था हमने? सबसे पहले हमने देखा था मास परसेंटेज देखा था, जिसको हमने वेट बाय वेट बोला था। उसके बाद हमने वॉल्यूम परसेंटेज बोला निकाला था, जिसको हमने बोला था वी बाई वी। ओके, उसके बाद हमने सीखा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज विच इज योर डब्ल्यू बाई वी। ओके, उसके बाद हमने देखा था पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन किसके लिए था? पार्ट्स पर मिलियन ऐसे टाइप के सोल्यूशन के लिए था जिनका सल्यूट जो था वो ट्रेस अमाउंट में सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है, उसके लिए हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ कोई भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हो, अगर ए का निकालना है तो दिस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए divided by total number of moles of all the component in the solution, that is number of moles of A plus number of moles of B। हमने यहाँ पे बाइनरी सोल्यूशन लिया हुआ है। उसके बाद हमने मोलारिटी का फॉर्मूला देखा था और हमने मोलालिटी का फॉर्मूला देखा था। हमने एक ट्रिक भी सीखा था कि हम कैसे मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में डिफरेंस याद कर ले। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा था? सॉलिड इन सोल्यूशन पढ़ा था। हमने देखा था NaCl वाटर में कैसे डिसॉल्व कर रहा है, उसका सोल्यूशन कैसे बन रहा है, और फिर हमने देखा था कि कैसे कोई सॉलिड एक सोल्यूशन में डिसॉल्व होके सोल्यूशन बना रहा है। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी कि किसी भी चीज का सॉल्युबिलिटी कितना है, और हम पढ़ेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और पढ़ेंगे गैसेस इन लिक्विड और हेनरीज लॉ, एंड देन फिर हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। इसके लिए हमें करना है एक छोटा सा मेंटल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मान लेते हैं हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक मेंटल एक्सपेरिमेंट। क्या कर रहे हैं हम? मेंटल एक्सपेरिमेंट। ये होगा यहाँ पे। ओके, मेंटल एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होंगे यहाँ पे। अब देखो हमने ले रखा है यहाँ पे 2 ग्लासेस, दिस इज ग्लास नंबर 1 एंड दिस इज ग्लास नंबर 2। ओके, अब इधर पे मैंने ले लिया है शुगर, इधर पे मैंने ले लिया है शुगर, और ग्लास नंबर 2 के लिए मैंने ले लिया है सॉल्ट। अब एक ग्लास ऑफ वाटर के लिए मैंने क्या किया, एक एक चम्मच करके अगर हम शुगर डालते हैं, एक एक चम्मच करके अगर हम शुगर डालते हैं, तो चलिए डालते हैं। एक चम्मच अगर यहाँ पे हम शुगर डालेंगे तो क्या होगा, फिर उसको स्टर करेंगे, वो डिजोल्व हो जाएगा। फिर से और एक चम्मच शुगर डालेंगे, ठीक है, 2 चम्मच हो गया। फिर से स्टर करेंगे, वो भी थोड़ी देर में डिजोल्व हो जाएगा। फिर से और एक चम्मच अगर शुगर डालते हैं, ठीक है, उसको भी थोड़ा मेहनत करके अगर स्टर करेंगे तो वो भी डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, बट अगर 4th चम्मच अगर हम शुगर डालते हैं तो हमने क्या देखा कि वो डिजोल्व नहीं हो रहा है, वो पूरा अच्छे तरीके से डिजोल्व नहीं हो रहा है। नीचे कुछ कुछ जो उसके शुगर के पार्ट्स है वो बैठे रह रहे हैं। ठीक है, वो पूरा डिजोल्व नहीं हुआ, नीचे कुछ कुछ शुगर के पार्टिकल डिजोल्व मतलब बैठे रह गए, वो क्रिस्टल उसके हैं अंदर। ठीक है, ये तो हो गया, हमने देखा यहाँ पे 3 टेबल स्पून तक शुगर डिजोल्व हो गया। उसके बाद हमने 4th जैसे ही डाला वो नीचे क्रिस्टल रह गया, मतलब उससे ज्यादा डिजोल्व नहीं हो रहा। अब सॉल्ट पे आते हैं। सॉल्ट में वैसे ही हमने किया, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 चम्मच चीनी सॉरी नमक डाल दिया। ठीक है, हमने मान लो यहाँ पे 4 टेबल स्पून यहाँ पे नमक डाल दिया हमने। ठीक है, अब देखो जब 4 के बाद हमने 5th डाला, फिर जब हमने उसे स्टर करने की कोशिश की तो चलो थोड़ा मेहनत करके 5th टेबल स्पून लेट्स सपोज वो डिजोल्व हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, एक और चम्मच चीनी डाल सॉरी नमक डाल दिया, एक और चम्मच इसमें नमक डाल दिया, यानी कि टोटल कितना डाला है यहाँ पे 6 टेबल स्पून। जब हमने यहाँ पे नमक डाला तब हमने देखा नमक भी अब डिजोल्व नहीं हो रहा है, यहाँ पे नीचे कुछ कुछ ग्रेन्स रह जा रहे हैं, कुछ कुछ क्रिस्टल्स जो है वो रह जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, आफ्टर 5 टेबल स्पून उसके बाद और सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो रहा है इस ग्लास में। ठीक है,
तो हम बोल सकते हैं ना कि शुगर जो है वो एज कंपेयर टू सॉल्ट कम डिजोल्व होता है वाटर पे, है ना, क्योंकि शुगर के लिए हमने देखा सिर्फ 3 टेबल स्पून ही अच्छे से डिजोल्व हो पा रहा है, और सॉल्ट के केस में हमने क्या देखा कि टोटल 5 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट हमने लिया और वो डिजोल्व हो गया, 6th पे जाके वो कहीं पे क्रिस्टल फॉर्म करना शुरू कर रहा है नीचे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि शुगर कम डिजोल्व होता है, कम सोल्यूबल होता है वाटर पे एज कंपेयर टू सॉल्ट, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ऐसे करके हम सोल्यूबिलिटी किसी भी सॉल्यूट का सोल्यूबिलिटी हम बता सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो सोल्यूबिलिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, सोल्यूबिलिटी का डेफिनेशन देखो क्या हो जाता है। सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specified temperature। मतलब किसी भी एक टेम्परेचर पर हम मैक्सिमम अमाउंट, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट हम एक सॉल्वेंट में डाल सकते हैं, ठीक है, कि वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफाइड टेम्परेचर दिया है, स्पेसिफाइड टेम्परेचर क्यों, टेम्परेचर को ऊपर नीचे करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, इसका आंसर आपको आगे वीडियो में मिलेगा, ओके। तो चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, डज एवरीथिंग डिसॉल्व्स इन एवरीथिंग, मतलब कि सब कुछ में डिसॉल्व हो जाता है, जैसे हमने पानी में नमक लिया वो डिसॉल्व हो गया, अब अगर हम किसी और चीज में अगर नमक को ऐड करेंगे तो क्या वो डिसॉल्व होगा, या फिर कोई भी चीज, क्या हर चीज में डिसॉल्व हो जाती है? सो द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। व्हाई? बिकॉज अगर सब चीज में डिसॉल्व हो जाती होती तो अगर हम हाथ धोने जाते तो हमारा हाथ भी डिसॉल्व हो जाता पानी में, राइट? तो एवरीथिंग इज नॉट सोल्यूबल इन एवरीथिंग, ओके। सो देयर आर सम रूल्स टू डिसाइड which will dissolve in what, okay, so let us see। पहले देख लो solubility के पैरामीटर्स, कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर solubility डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सल्यूट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, हमने देखा था अभी एक्सपेरिमेंट करके, जब हमने शुगर लिया था तो वो कम डिसॉल्व हो रहा था, सॉल्ट लिया तो वो ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कैसे, थोड़ी देर में देखेंगे, सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, या फिर अभी समझ लो। देखो अगर यहाँ पे मैंने ग्लास में वाटर लिया था तो शुगर और सॉल्ट डिसॉल्व हो रहे थे, वहीं अगर ऑयल ले लेती, तो कोकोनट ऑयल अगर मैं ग्लास में ले लेती, उसमें अगर मैं शुगर या सॉल्ट डालती, विल इट बी सोल्यूबल? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? होता भी तो थोड़ा सा हो सकता था, ठीक है, पर पूरे अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। और डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। अगर आपने ग्लास में वो जो शुगर का ग्लास लिया था जहां पे नीचे क्रिस्टल बन गए थे और शुगर डिसॉल्व नहीं हो रहा था उसमें, है ना, उस टाइम पे अगर ये ग्लास के नीचे से अगर आप हीट करने लगो, यानी कि अगर आपने गैस के ऊपर उस ग्लास को ले जाके रख दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और ये जो नीचे जो सल्यूट के शुगर के जो क्रिस्टल बने हुए थे वो सारे डिसॉल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर से भी ये डिपेंड कर रहा है कि सोल्यूबिलिटी कितना होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये सिर्फ सॉलिड इन सोल्यूशन के लिए, सॉलिड इन लिक्विड के लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर, प्रेशर के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, कैसे देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कौन सा सोल्यूशन किस में डिसॉल्व होगा, इसके लिए ये हमारे पास एक छोटा सा रूल है, क्या है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर पोलर सोल्यूट रहा, यानी कि कोई भी अगर पोलर सोल्यूट रहा तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, ठीक है, और कोई भी अगर नॉन पोलर सोल्यूट हुआ तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप NaCl ले लो, मान लो आपने लिया NaCl, NaCl कैसा है, मतलब इसका नेचर क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है? अभी तो नॉन पोलर है ये, लेकिन जैसे ही ये वाटर में जाता है क्या होता है आपको पता होगा, वाटर पे जाने के बाद ये Na+ और Cl- में टूट जाता है ना, Na+ और Cl- में ये टूट जाता है, तो इस टाइम ये क्या हो गया, ये पोलर बन गया। अब ये भी पोलर है, वाटर भी आपने पढ़ा हुआ है पोलर होता है, तो ये पोलर और वाटर भी पोलर, इसीलिए क्या होता है NaCl वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, ओके।
तो पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सोल्यूट विल डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। देखो यहाँ पे दे रखा है हमें कैम्फर, नैप्थलीन और एंथ्रासीन। ये सारे कैसे टाइप के कंपाउंड है? ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और सारे नॉन पोलर है, ठीक है, सारे के सारे नॉन पोलर है। अब इन सबको मैंने ले लिया यहाँ पे वाटर, एक टेबल टाइप का बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया वाटर और यहाँ पे मैंने लिया है बेंजीन। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिया वाटर और यहीं पे मैंने लिया बेंजीन, ठीक है। देखो ये हो गया। अब कैम्फर, नैप्थलीन और एंथ्रासीन को अगर मैं वाटर में डालूं तो ये सल्यूबल नहीं होते हैं, ये सल्यूबल नहीं होते हैं। वहीं अगर मैं कैम्फर, नैप्थलीन और एंथ्रासीन को बेंजीन में डाल दूं तो ये सल्यूबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेंजीन भी नॉन पोलर है और ये सारे कंपाउंड भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर, डिजॉल्व हो गए। सिमिलरली NaCl ले लो और KCl ले लो। NaCl KCl मैंने अभी बताया क्या है, सारे वाटर पे जाके पोलर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये पोलर कंपाउंड्स है, तो ये वाटर पे डिजॉल्व हो जाते हैं आराम से। नमक को हम पानी में डालते हैं, आराम से डिजॉल्व हो जाता है। पर इसको अगर हम बेंजीन में डालें तो ये डिजॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन इज नॉन पोलर और पोलर NaCl नॉन पोलर बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट सल्यूबिलिटी। सल्यूबिलिटी क्या होता है, उसके लिए अगेन एक छोटा सा मेंटल एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे मैंने लिया है एक बीकर जिसमें वाटर है, ठीक है, और मैंने लिया है एक बड़ा सा क्रिस्टल नमक का या किसी भी सॉल्ट का। आपने वो काला नमक का बड़ा सा क्रिस्टल देखा होगा, बड़ा सा क्रिस्टल आता है काला नमक का, ठीक है। मान लो ये वही है, ठीक है। इसको आपने क्या किया, अ ग्लास ऑफ बीकर पे, ग्लास नहीं, एक बीकर पे आपने पानी भरा हुआ उसमें डाल दिया। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे ये क्या होगा, डिजॉल्व होना शुरू कर देगा, डिजॉल्व होना शुरू कर देगा वाटर में। लेकिन कुछ टाइम बाद देखोगे ये डिजॉल्व होना बंद हो गया और फिर थोड़ा सा क्रिस्टल वो जो नमक का था वो रह जाएगा, ठीक है। देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, आधा डिजॉल्व हो गया या फिर थोड़ा सा डिजॉल्व हो गया यहाँ पे, पर कुछ यहाँ पे क्रिस्टल रह गए हैं। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, जितना इसका सल्यूबिलिटी था वाटर पे उतना वो डिजॉल्व हो गया, उसके बाद अब वो और ज्यादा डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है वाटर पे, ठीक है। समझ में आया? अब ये जो और ज्यादा सोल्यूशन जो इसमें डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसको हम बोल देते हैं, ये जो सोल्यूशन अब बन गया जहां पे और ज्यादा सोल्यूशन, और ज्यादा सोल्यूट डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, इस सोल्यूशन को हम बोल देते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब ऐसा सोल्यूशन जहां पे अगर हम और सॉल्वेंट्स और भी सोल्यूट जितना भी डाल दे वो अब डिजॉल्व नहीं होगा, वो अपने मैक्सिमम लिमिट ऑफ सोल्यूबिलिटी पे रीच कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर आप सोल्यूट और डालोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। पर वही अगर हम टेम्परेचर नीचे से बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, ये जो बचा हुआ जो सॉल्ट है ये भी हो सकता है डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की ही बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना सल्यूट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे डिसॉल्व हो रहा है उसको हम बोलते हैं उसका सॉल्युबिलिटी। और ऐसा सोल्यूशन जिसमें और ज्यादा सल्यूट डिसॉल्व ना हो उसको हम बोल देते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। इतना समझ में आया? देखो अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन समझने के लिए आपको एक चीज छोटा सा समझाती हूँ। देखो मान लो ये वाला सोल्यूशन है, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। ये वाला आपका सॉल्ट है जो बच गया है, ठीक है। ये सोल्यूशन तो अब सैचुरेटेड हो गया और ये सॉल्ट यहाँ पे अब बच गया है। अब क्या होगा, ये वाटर में देखो सॉल्ट के सारे पार्टिकल्स होंगे, वाटर में तो पूरा सॉल्ट का पार्टिकल भरा हुआ है ना, ये सारे क्या है, सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वाटर में। अब यहाँ पे जो सॉल्ट का क्रिस्टल है ये क्या करता है ना, ये जब सैचुरेटेड सोल्यूशन रीच कर जा रहा है तब क्या होता है, ये जो छोटा छोटा जो ये
सल्यूट का पार्टिकल है, यहाँ पे जो सल्यूट का पार्टिकल है वो आके इससे टकराता है, ठीक है, वो आके इससे बार बार टकराएगा क्योंकि वो तो एक जगह स्थिर है नहीं। आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह नहीं रहते, वो मूव करते रहते, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर पे ये जो सॉल्वेंट का सॉल्यूट का जो पार्टिकल है वो इसको हिट करेगा, ठीक है, ये हिट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ से क्या होता है, कुछ सल्यूट का जो पार्टिकल है वो यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे देखो एक सल्यूट बाय चांस, मैंने एग्जांपल ले लिया, एक सल्यूट अंदर आया यानी कि उससे सॉल्ट से टकराया और वो अंदर आके यहाँ पे सॉल्ट के ऊपर बैठ गया, ठीक है, अंदर आके यहाँ पे सॉल्ट के ऊपर बैठ गया। उसी टाइम पे एक सॉल्ट का जो पार्टिकल है यानी कि एक सॉल्ट का जो पार्टिकल था वो सॉल्ट के क्रिस्टल से निकल के जाके सॉल्यूशन में तैरने लगा, ठीक है। आप समझ रहे हो, एक इक्विलिब्रियम बन गया यहाँ पे, कुछ सॉल्ट आ रहे हैं, टकरा रहे हैं सॉल्ट से और आके सॉल्ट के क्रिस्टल के ऊपर बैठ जा रहे हैं। उसी टाइम पे कुछ क्रिस्टल सॉल्ट में सॉल्यूशन में वापस से डिसॉल्व कर जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको लग रहा है यहाँ पे दिख रहा होगा एक इक्विलिब्रियम टाइप का बन गया है, ठीक है, ये एक इक्विलिब्रियम का टाइप का बन गया है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोल देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, अच्छे से लिख लो, इक्विलिब्रियम, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सम सॉल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन कोलॉइड विद द सॉलिड सल्यूट पार्टिकल। कुछ जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के, ये जो सल्यूट पार्टिकल मैंने बताया था वो कोलॉइड कर रहे हैं सॉलिड सल्यूट पार्टिकल के, ये जो बचा हुआ है क्रिस्टल उससे वो कोलाइड कर रहे हैं, और क्या होता है सोल्यूशन से वो सेपरेट हो गए, सोल्यूशन से सेपरेट हो गए मतलब वो जाके सॉल्ट के ऊपर बैठ गए। यहाँ पे जो मैंने बताया ना ये सॉल्ट के ऊपर बैठ गए, मतलब क्या हुआ, वो जाके सोल्यूशन से निकल के आके सॉल्ट के ऊपर बैठ गए, और इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन। मतलब यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है और साथ साथ में यहाँ पे डिसोल्यूशन भी हो रहा है। डिसोल्यूशन मतलब यहाँ से जो सॉल्ट पार्टिकल से, मतलब जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल से जो सोल्यूशन में जा रहा है उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो यहाँ पे साथ में क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है और डिसोल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है। जब दोनों इक्वल अमाउंट में होने लगे, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, तो उसको हम बोल देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन दे रखा है, क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन बोल रहा है when a number of solute particle going into the solution will be equal to the solute particle separating out, when we say then we say that state of dynamic equilibrium is reached। इसका मतलब क्या है, जब नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल सोल्यूशन में जो जा रहा है वो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल के जो सेपरेट आउट हो रहा है, मतलब जब क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गोइंग इनटू द सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन, इसको बोलते हैं हम डिसोल्यूशन, ठीक है, इसको हम बोल देंगे डिसोल्यूशन। और जो ये सेपरेट आउट हो रहा है, ये जो सेपरेट आउट हो रहा है इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ओके। जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन इक्वल अमाउंट पे होने लगे तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे रीच कर चुका है सोल्यूशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक इक्वेशन कि सल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, सल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सोल्यूशन बना रहे हैं आपका, और उसी टाइम पे सोल्यूशन जो है वो टूट के सल्यूट और सॉल्वेंट वापस से बना दे रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों प्रोसेस जो है एक ही रेट से हो रही है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, जिस प्रोसेस पे सल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सोल्यूशन बना रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन बोलेंगे, और जिस प्रोसेस पे सोल्यूशन टूट रहा है, सॉल्वेंट और सल्यूट पे अलग अलग हो जा रहा है, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो सल्यूबिलिटी जो हो रहा है, मतलब ये जो सल्यूबिलिटी जो हमने भी देखा कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा है सोल्यूशन में, ये दो चीजों के ऊपर हमने देखा था डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। तो अब देखो
टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर के ऊपर अगर हम बात करें कैसे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, इसको समझते हैं। चलो, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, एक फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है कि मान लो ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, मतलब ये जो फ्रंट पे जा रहा है रिएक्शन, फॉरवर्ड जा रहा है रिएक्शन, वो रिएक्शन क्या है, डिसोल्यूशन हमने बोला था। ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है ये अगर एंडोथर्मिक है, मतलब सामने जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, मतलब इट टेक्स द एनर्जी टू प्रोसीड फर्दर। ओके, देखो यहाँ पे अगर उसको एनर्जी चाहिए और उसी टाइम पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, इस रिएक्शन का टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दो तो क्या होगा, इसको एनर्जी चाहिए थी, मतलब टेम्परेचर चाहिए था ज्यादा और आपने वो चीज उसको दे दिया, तो क्या होगा, वो सोल्यूशन, वो प्रोसेस और ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना, उसको जो चाहिए था आपने अगर वो दे दिया तो वो प्रोसेस और ज्यादा फास्ट होगा, वो प्रोसेस और अच्छे से होगा। तो हम बोल सकते हैं जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन और अच्छे से हो रहा है, रिएक्शन तो नहीं है, फॉरवर्ड प्रोसेस जो है ये बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये फॉरवर्ड प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या हो रहा है, मतलब उसका सोल्यूबिलिटी बढ़ रहा है, किसी भी सोल्यूट का अगर वो ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो रहा है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पे, मतलब क्या, उसका सोल्यूबिलिटी बढ़ रहा है। तो हमने देखा जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सोल्यूबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कौन से रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो क्या होगा। देखो, अगर डिसोल्यूशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो देखो इसके लिए क्या है, यहाँ पे रिएक्शन खुद ब खुद एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, वो हीट रिलीज कर रहा है, अब उस पे से वो खुद ही हीट रिलीज कर रहा है, मतलब उसको हीट नहीं चाहिए तभी ना वो रिलीज कर रहा है। अब उसी पे तुमने क्या किया, और टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, एक तो उसको ऐसे हीट नहीं चाहिए था और तुमने और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या होगा, ये फ्रंट वाला प्रोसेस, मतलब ये जो फॉरवर्ड वाला जो प्रोसेस था, डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस था, ये स्लो हो जाएगा, होगा ना, ये स्लो हो जाएगा क्योंकि उसको हीट चाहिए नहीं थी, तुमने और दे दिया लाके, बेचारा वो खुद निकाल रहा था हीट ताकि वो आराम से आगे बढ़ पाए, और तुमने उसको और दे दिया हीट लाके, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और यहाँ पे जो सल्यूबिलिटी है ये कम हो जाएगा। क्यों सल्यूबिलिटी कम होगा, क्योंकि अब जो है उसको हीट नहीं चाहिए थी, तुम दे रहे हो जबरदस्ती, तो क्या करेगा, नहीं दोगे, तो उसको जो चाहिए तुम वो नहीं दे रहे हो, तो लोग वो तुम्हारा काम भी नहीं करेगा, सल्यूबिलिटी वो नहीं बढ़ाएगा अपना। ठीक है, उल्टा यहाँ पे सल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर आप सल्यूबिलिटी बढ़ाते हो, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो सल्यूबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये ए नंबर नहीं होगा, ये बी नंबर होगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बी नंबर, मतलब क्या कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, अगर हम प्रेशर बढ़ाए या कम करें तो क्या इफेक्ट होगा। अब देखो हम बात कर रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड की, ऐसा सोल्यूशन है जहां पे हमारा सोल्यूट है वो जो सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या है हमारा, लिक्विड है। सॉल्वेंट कैसा है हमारा, लिक्विड है। ठीक है, अब देखो दोनों क्या है, इनकम्प्रेसिबल, मतलब ऐसा चीज जो कभी कंप्रेस होगा नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्ट है इसको कंप्रेस करना। सॉलिड को और कंप्रेस करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए सोच लो। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, तो भाई जाहिर सी बात है प्रेशर का यहाँ पे अफेक्ट उतना होता नहीं है। ठीक है, प्रेशर का यहाँ पे उतना अफेक्ट होता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रहा है। यहाँ पे क्या है, सल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, मतलब एक गैस का सल्यूबिलिटी देखेंगे। अब अभी तक हम क्या देख रहे थे, सॉलिड का सल्यूबिलिटी देख रहे थे लिक्विड में, अब देखेंगे गैस का सल्यूबिलिटी। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, सल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, पैरामीटर ऑन विच सल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स। ठीक है, इसको समझने से, पैरामीटर समझने से पहले एक अगेन छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखो यहाँ पे एक बीकर लिया है हमने, बीकर के नीचे ये सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट में क्या है, कुछ सल्यूट हमने डिसॉल्व कर रखा है, ये जो रेड बॉल्स है ये सारे सल्यूट के हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, जिस चीज का सल्यूट, जिस जैसा सल्यूट जो हमने डिसॉल्व करा है उसी का हमने वेपर ले लिया है उसके ऊपर। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो हवा होना चाहिए था ना, यहाँ पे हमने क्या किया, हवा को हटा दिया है और उसकी जगह पे ये सल्यूट पार्टिकल का गैस यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, क्या किया है, सल्यूट पार्टिकल का गैस यहाँ पे डाल दिया है। तो उससे क्या होगा, देखो अब अगर इस प्रोसेस में मैं अगर ये जो पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे, क्या है, ये पिस्टन है,
इससे प्रेशर कंट्रोल करते हैं हम, ठीक है। इसको अगर मैं और ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर बढ़ा दूँ, देख लो यहाँ पे ऐसे अगर मैं प्रेशर और बढ़ा दूँ इसके ऊपर, तो क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे, वो क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर की वजह से अंदर जाना शुरू कर देंगे सोल्यूशन के। ये क्या होगा, धीरे धीरे सोल्यूशन के अंदर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, solute molecule in your solvent in your atmosphere will starts to go inside the solution, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे सोल्यूशन में इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले कम थे, यहाँ पे कम थे, और यहाँ पे आके बढ़ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ा, ऊपर से गैसियस वाले जितने थे वो सारे पानी के अंदर आ गए, पानी तो नहीं है, सॉल्वेंट के अंदर आ गए आपके, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अब देखो यहाँ पे ये जो कितना ये अंदर जाएगा कितना बाहर आएगा सोल्यूट जो है, वो डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, ठीक है। क्लियर? अब देखो ये इसका जो रिलेशन है, ये कैसे पता करेंगे, कितना है सोल्यूशन के अंदर कितना है सोल्यूशन के बाहर, इसको पता करने के लिए हमारे एक हेनरी जी आए और उन्होंने एक लॉ दिया। हमने क्या दिया लॉ, हमें ऐसा लॉ दिया, उस लॉ में क्या बोल रहे हैं वो, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, गैस का जो मोल फ्रैक्शन है इन द सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मान लो ये मोल फ्रैक्शन है ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। आई गेस इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखते हैं, या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो भी हमने बीकर में गैस ले लिया था, सोल्यूशन लिया था, उसमें जो गैस डिजोल्व थे, उसका जो ऊपर पार्शियल प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर को हमने पी मान लिया है, वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन का, किसमें, सोल्यूशन में। मोल फ्रैक्शन तो हम सोल्यूशन में निकालेंगे अभी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन के प्रोपोर्शनल होगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल साइन है, ये प्रोपोर्शनल साइन अगर हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, है ना। और सिंस ये लॉ हेनरी जी ने दिया था, तो हम इस कांस्टेंट का नाम हम दे देते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। चलो, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी अगर हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं के एच, ठीक है। दिस के एच इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। आप देखोगे सिर्फ एक इस इक्वेशन से इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई मेंस में, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से समझो, ठीक है। अब देखो ये तो प्रेशर है, ये है मोल फ्रैक्शन, और ये जो के एच है, ये के एच डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस के ऊपर, मतलब किस टाइप का गैस आपने ले रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और साथ ही में ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे, अभी देखते हैं। अब देखो ये के एच जो है, ध्यान दो, ये जो इक्वेशन बना, ये कैसा इक्वेशन है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन कैसा लग रहा है, ये लीनियर इक्वेशन लग रहा है, पढ़ा है हमने, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना, हमने पढ़ा हुआ है मैथ्स में, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास करता है, जिसमें क्या है, m आपका स्लोप होता है और c इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, p को हम लोग y बना सकते हैं, y से कंपेयर कर सकते हैं, के h को हम लोग m से कंपेयर कर सकते हैं, और x को हम x एक्सिस से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे c हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये जीरो है, मतलब इंटरसेप्ट जीरो है, यानी कि ये ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन, y एक्सिस में क्या आएगा हमारा, p, यानी कि प्रेशर, y एक्सिस में प्रेशर, x एक्सिस में हमारा आएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और के एच जो है वो हमारा हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, ठीक है।
अब देखो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो इंटरसेप्ट 0 है। इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है ये लाइन, इंटरसेप्ट 0 है, यानी कि ओरिजिन से पास करेगा, यहाँ से ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये इसका ग्राफ है। ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में कभी कभी, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ। अब एक चीज देखो, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज। देखो मैंने बोला कि एच जो है वो नेचर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब किस टाइप का गैस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये के एच टेम्परेचर के साथ भी डिपेंड करता है। कैसे देखो, यहाँ पे ये टेबल जो दे रखा है, टेबल में N2 देखो, ये पहला टेम्परेचर जो हमने लिया है 293 केल्विन पे, उसमें के एच का वैल्यू आपका 76.48 है। और अगर हम N2 एट 303 केल्विन पे ले ले तो उसका के एच का वैल्यू जो है वो 88.84 है, ठीक है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर के साथ के एच का वैल्यू चेंज हो रहा है, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है हमारे सोल्यूशन पे। तो देखो अगेन मैं यहाँ पे एक बीकर बना लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक बीकर बना लूँ, यहाँ पे सोल्यूशन है अगेन, और यहाँ पे गैसेस कुछ डिजोल्व है मेरे, ठीक है। यहाँ पे कुछ गैसेस मेरे डिजोल्व है और ऊपर कुछ गैसेस वेपर फेज पे है, ठीक है। अब देखो जैसे ही यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रही हूँ, देखो क्या होता है यहाँ पे, जैसे ये के एच का वैल्यू बढ़ा, ठीक है, के एच का वैल्यू बढ़ा तो मतलब क्या होगा, ये वाला जो चीज है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ये अगर बढ़ रहा है तो मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे के एच बढ़ेगा मतलब प्रेशर बढ़ेगा। अब एक चीज समझो, ये जो सोल्यूशन है इसमें अगर वेपर फेज का प्रेशर अगर ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है, वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए, ठीक है। वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, और ये मॉलिक्यूल्स कहाँ से आएंगे, बाहर से तो आएंगे नहीं क्योंकि ये क्लोज्ड हमने ले रखा है, ये एक्चुअली क्लोज्ड रहता है, मैंने बनाया नहीं है बट ये क्लोज्ड रहता है, ठीक है। तो ये बाहर से तो मॉलिक्यूल्स आएंगे नहीं, वेपर प्रेशर जो बढ़ रहा है वो एक्चुअली क्या होता है, गैस में ये जो सोल्यूशन में जो डिजोल्व्ड गैस है ये धीरे धीरे निकल रहा है कहीं ना कहीं, और ये वेपर प्रेशर को बढ़ा रहा है, ठीक है। ये वेपर प्रेशर को बढ़ा रहा है, तो हम बोल सकते हैं जब हम के एच बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है हमारा, ये जो प्रेशर है ये बढ़ रहा है। और एक और चीज बोल सकते हैं, सोल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। सोल्यूशन से ही गैस निकल के वेपर फेज में जा रहा है, और वेपर प्रेशर को बढ़ा रहा है, और मोल फ्रैक्शन जो है सोल्यूशन में वो डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आई गेस समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो यहाँ पे ये के एच और ये के एच को कंपेयर करो, ठीक है। जो सेकेंड वाला के एच है इसका वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, के एच का वैल्यू ज्यादा है मतलब क्या है, प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है मतलब सोल्यूबिलिटी कम है। इसको याद कर लो, अगर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब उसका सोल्यूबिलिटी कम है, सोल्यूबिलिटी कम है। वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है। या फिर हम एक और चीज पढ़ सकते हैं यहां से, अगर के एच हमारा ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं हमारा सोल्यूबिलिटी कम है, हमारा सोल्यूबिलिटी कम है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है सोल्यूबिलिटी कम है, या फिर हम बोल सकते हैं अगर के एच ज्यादा है तो सोल्यूबिलिटी कम है। तो देखो यहाँ पे N2 का जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ाया 303 लिया, उस टेम्परेचर पे के एच का वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे के एच का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूबिलिटी जो है वो कम है, ठीक है। हमारा गैस सेम है लेकिन टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो सोल्यूबिलिटी कम हो गया। सिमिलरली आप ऑक्सीजन वाले एग्जाम्पल में भी देखो, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को दो डिफरेंट टेम्परेचर पे ले रखा है। पहले टेम्परेचर पे यानी कि जो कम टेम्परेचर है वहां पे आपका के एच का वैल्यू कम है यहाँ, और जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे के एच का वैल्यू ज्यादा है। तो जैसे ही के एच का वैल्यू बढ़ा सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगा। तो अगेन इस वाले केस में हमारा सोल्यूबिलिटी कम होगा और यहाँ पे सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है। और वैसे ही आर्गन का हमारा हमने एक टेम्परेचर पे देख लिया, इसका एक पर्टिकुलर के एच वैल्यू है, ठीक है।
अगर इसका भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके साथ भी वो वैरी करेगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हेनरीज लॉ जो है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर का अफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रेशर का तो अफेक्ट आपको समझ में आ ही रहा होगा। कैसे? यहाँ पे अगर बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल डिजॉल्व है अगर सोल्यूशन में, और ऊपर बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल है वेपर फेज में, तो अगर मैं यहाँ से अगर प्रेशर बढ़ा दूं, ये कहीं से मैंने अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? गैस क्या है? कंप्रेसिबल है। तो वो ये सारे वेपर फेज के गैस लिक्विड में जाने की कोशिश करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर का प्रेशर बढ़ने लगा है, वो सारे लिक्विड में जाने की कोशिश करने लगेंगे। और इस चक्कर में ये जो सोल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं विथ इंक्रीज इन प्रेशर, हमारा ये प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर है, याद रखो। ठीक है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है तो मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब टेम्परेचर का देख लेते हैं। देखो, हमने देखा था जो डिसोल्यूशन प्रोसेस जो होता है, गैस का जो डिसॉल्व हो रहा है, ये एक्चुअली क्या होता है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में प्रेजेंट है, वेपर फेज से जो वो लिक्विड में जा रहे हैं, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ शॉर्ट में, वरना बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, सब कुछ बताने लग गई तो। देखो, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये अभी फ्री है। ठीक है, फ्री है और इसमें बहुत एनर्जी है, इसीलिए ना वो गैस मॉलिक्यूल में जाके एकदम स्पीड में भाग रहे हैं इधर उधर। गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो बहुत स्पीड में भागते हैं, ठीक है, उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब क्या है, वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी लिक्विड पे आ रहे हैं। ठीक है, जब वो गैस डिसॉल्व हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे गैस है वो क्या हो रहा है, लिक्विड में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो गैस है इसके पास एनर्जी ज्यादा है, और जैसे वो लिक्विड में आया मतलब क्या हुआ, वो कम एनर्जी में आ गया। तो जब वो कम एनर्जी में आया तो उसने कुछ एनर्जी लॉस किया होगा, तभी वो कम एनर्जी में आया। तो ये जो एनर्जी लॉस हुआ, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आया क्यों एक्सोथर्मिक है? अब देखो, हमने एक्सोथर्मिक कंडीशन का केस पढ़ा हुआ है पीछे। जब एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन, जब भी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो क्या होता है, उसका सॉल्युबिलिटी पे कैसा अफेक्ट होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, याद करो, मैंने पढ़ाया था अभी। टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि बेचारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो एनर्जी निकाल रहा है, वो निकालना चाह रहा है एनर्जी, और आप जबरदस्ती उसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब उसको एनर्जी और दे रहे हो, तो क्या होगा, वो सॉल्युबिलिटी इस चक्कर में कम कर देता है अपना। ठीक है, चलो, ये भी हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसे अफेक्ट कर रहा है। प्रेशर को अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन बढ़ रहा है, और अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हमारा जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, और अगर हम यहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी कम होगा। यानी कि गैसियस फेज में अगर गैस और लिक्विड वाला कोई भी सोल्यूशन है, उसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका सोल्युबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हेनरीज लॉ का क्या क्या एप्लीकेशंस है, हेनरीज लॉ के क्या क्या एप्लीकेशंस है। इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, सो बी अलर्ट। एप्लीकेशन है इसका मतलब ये नहीं कि इसको ढीले में छोड़ दिए। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। हम सब ने कोल्ड ड्रिंक्स पिया हुआ है, राइट? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, वही कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ये। अब क्या होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल अगर आप खोलते हो तो कैसे सट से आवाज होता है ना एकदम, तो बहुत सारे गैसेस निकलते हैं उसमें से। ये क्यों होता है? क्योंकि उसको जब बॉटल को जब सील किया जाता है तो उसको बहुत हाई प्रेशर में सील किया जाता है, मतलब वो बॉटल में बहुत प्रेशर देके तब जाके उसको सील करते हैं। ये प्रेशर क्यों देते हैं पता है? क्योंकि जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो एक झांझ लगता है ना, मतलब अंदर से एक झांझ लगता है ना कोल्ड ड्रिंक्स में, वो किसके लिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कोल्ड ड्रिंक्स में डाल के डिजोल्व करवाया जाता है,
ताकि वो झांझ आपको लगे, वही अच्छा लगता है हमें कोल्ड ड्रिंक्स में, राइट। तो ये जो झांझ है ये CO2 की वजह से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आ रहा है। लेकिन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड सोल्यूशन में उतना सोल्यूबल होता नहीं है। उसको सोल्यूबल जरूर जबरदस्ती करवाने के लिए हम उसका टेम्परेचर बढ़ा के, एकदम जबरदस्ती उसको टेम्परेचर बढ़ा के सील कर देते हैं कि भाई तुम अंदर ही रहो, सोल्यूशन में ही रहो कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि जब कोई पिए तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब वो जो एक ऐसा आता है ना फीलिंग कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, वो आए। ठीक है, समझ में आया ये चीज। चलो, सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, रेस्पिरेशन में, सांस लेने में। हाँ, थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, सांस लेने में कहाँ हेनरीज लॉ फॉलो करना है, बताती हूँ रुको। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, राइट। हमारे ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे बहुत सारे वेन्स है हमारे, बहुत सारे ऐसे ऐसे वेन्स होती है हमारे बॉडी में। ठीक है, अब क्या होता है, तो हार्ट से जो होता है, हार्ट से ब्लड पंप होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। हमारी बॉडी में हमने ऑक्सीजन लिया, हार्ट में वो गया, वहां से वो कहाँ जाता है, पूरे बॉडी में जाता है ऑक्सीजन पहुंचाने। ठीक है, पूरे बॉडी में, हार्ट से पूरे बॉडी में गया, ऑक्सीजन पहुंचाया, और सारे बॉडी से क्या होता है, जो बाई प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको लेके आता है वापस वो लंग्स में, और लंग्स में वो रिलीज कर देता है। ठीक है, तो अब ये जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ब्लड में एक तरीके से डिजोल्व हो रहा है ना, ब्लड में डिजोल्व होके ही वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना। आपने कभी ब्लड में देखा ऐसे बुलबुले फूट रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। बुलबुले फूटते तब लगता है कि हाँ वो डिजोल्व नहीं हुआ है, वो ऐसे ही बाहर है, पर एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाते हैं, और डिजोल्व होके ही अंदर ऐसे ऐसे बह रहे होते हैं वेन्स में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो डिजोल्व हो रहा है, ये डिजोल्व हो ही रहा है हेनरीज लॉ को फॉलो करके। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में डिजोल्व होने के लिए हम बॉडी पे तो उतना हाई प्रेशर नहीं दे सकते हैं कि एकदम हाई प्रेशर दो जैसे हमने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में दे दिया है। लेकिन यहाँ पे ब्लड, हमारे बॉडी में क्या होता है, हर चीज का एक शटल वे हम लोग फाइंड आउट कर चुका है हमारा बॉडी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ब्लड में डिजोल्व करवाने के लिए हमारे ब्लड में एक तरीका है, वो कुछ एक कंपाउंड फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड करके। वो सब अभी आपको नहीं जानना है, बस इतना जान लो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी आपका हेनरीज लॉ फॉलो होता है। ठीक है, चलो अब थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्कूबा डाइविंग। ठीक है, क्या है ये, स्कूबा डाइविंग। वो देखा है ना फिल्म वगैरह में, समुद्र के अंदर जाते हैं लोग, वो मास्क पहन के, चश्मा लगा के मस्त समुद्र के अंदर जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं स्कूबा डाइविंग। अब स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, जब हम लोग वाटर के नीचे जा रहा होता है वो इंसान, जब कोई इंसान वाटर के नीचे लगातार जा रहा होता है, तो जाते जाते जब वो बहुत नीचे चला जाता है, उस टाइम क्या होता है, वाटर का प्रेशर उसके ऊपर बहुत बढ़ जाता है। मान लो ये है आपका सी लेवल, ठीक है, और यहाँ पे वो इंसान है। ठीक है, ऐसे वो इंसान है, बहुत गंदा सा डायग्राम है बट फिर भी एडजस्ट कर लो। ये सी लेवल है और यहाँ पे वो इंसान है, ये लेवल। अभी ये इंसान जो है वो इतना नीचे पहुंच चुका है सी लेवल से। अब क्या होगा, इसके ऊपर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, और वो जितना डेप्थ में जाएगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल का प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ता जाएगा। तो अब क्या होता है, जब वो रेस्पिरेशन वहां पे करता है, तो उसका जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें अगर प्योर नॉर्मल अगर एयर ले ले हम, तो उसमें क्या हो जाएगा, होता क्या है, जब वो सांस लेगा तो उसके साथ क्या होगा, N2 गैस भी जाएगा अंदर उसके। ठीक है, और N2 गैस जो है ना, वो ब्लड में हाईली सोल्यूबल है। ठीक है, ब्लड में बहुत हाईली सोल्यूबल होता है, ये एकदम जाके ब्लड में डिजोल्व हो जाता है। लेकिन जब वो एक टाइम पे ऐसा आता है कि जो N2 गैस वापस से गैस भी बन जाता है। ठीक है, N2 गैस वापस से गैस भी बन जाता है ब्लड वेसल्स में। तब क्या होता है, ये जो गैस बन गया, इससे क्या होगा, ये जो वेन्स है, वेन्स के अंदर गैस बबल्स बन जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, वेन्स के अंदर गैस के बबल्स बन जाएंगे N2 गैस के। इससे क्या होगा, इससे जो ब्लड का फ्लो हो रहा था आराम से,
ब्लड का जो फ्लो हो रहा था वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, ठीक है। और ब्लड का फ्लो अगर रुक गया तो मतलब समझ लो ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और इसी प्रोसेस जो ब्लड रुक गया N2 गैस की वजह से, इसी को हम बोल देते हैं बेंड्स, ठीक है। ये बेंड्स जो होता है ये बहुत पेनफुल होता है और जो भी स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं ये दिक्कत होती है उनको थोड़ी सी। तो इस दिक्कत को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया था, ऑक्सीजन सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर जो पहन के जाते हैं वो, उसमें हमने हीलियम को ऐड किया। किसको ऐड किया, हीलियम को ऐड किया, ठीक है। हीलियम को ऐड करने से क्या होता है, ये जो पूरा जो गैस था वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा और हीलियम ब्लड में उतना सोल्यूबल होता नहीं है, ठीक है। समझ में आया, इसकी वजह से हमने उसमें हीलियम ऐड किया। तो इसका एक कंपोजिशन एक बार देख लो अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम में एक बार आ चुका है। देखो 11%, 11.7% हीलियम ऐड करते हैं हम उसमें, 56.2% नाइट्रोजन ऐड करते हैं और 32.1% ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ठीक है। ये है कंपोजिशन। आपको एकदम याद करने की जरूरत नहीं है ये सारे परसेंटेज, बट एक बार देख के रखो, ठीक है, कि आपको एक रफ आइडिया हो जाए, ठीक है। तो इतना आपको स्कूबा डाइविंग का समझ में आ गया। अब एक फोर्थ और लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग हेनरीज लॉ का, ठीक है। ये क्या है, ये आपका क्लाइंबर्स है, मतलब जब आप लोग पहाड़ में क्लाइंब कर रहे होंगे, वहां पे क्या होता है, जब हम लोग पहाड़ में क्लाइंब कर रहे होते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है ना। जैसे हम लोग पहाड़ के ऊपर जाते हैं वैसे प्रेशर कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम होता है तो हमारे ब्लड में जितने डिजॉल्व ऑक्सीजन थे वो धीरे धीरे रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब हम अच्छे से ब्लड में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो नहीं पाता, उससे क्या होती है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उससे जो क्लाइंबर्स है वो बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत वीक फील करना शुरू कर देते हैं। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम कोई काम ही नहीं कर सकते, है ना। तो इसी वजह से जब जो माउंटेनियर्स, जो क्लाइंबर्स लोग होते हैं, जब वो माउंटेन्स पे जाते हैं तो वो ऊपर जाने के बाद बहुत वीक फील करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके ब्लड में प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं हो पाती है, ठीक है। समझ में आया। तो ये हमने 4 एग्जाम्पल पढ़ा, एक कोल्ड ड्रिंक्स का, रेस्पिरेशन का, स्कूबा डाइविंग का और एक क्लाइंबर्स का। दुनिया के बहुत सारे कोने में हमने घूम लिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं लिमिटेशंस। अब हेनरीज लॉ के कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या क्या है, हेनरीज लॉ जो है वो सिर्फ आइडियल गैस के लिए है ना, ऐसे गैसेस जो आइडियली बिहेव करें, ठीक है। और ये क्या है, इसका रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट आता है जब सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो, ठीक है। और क्या है, और ये सिर्फ मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए है, मतलब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो भी हेनरीज लॉ से वो डेविएट कर जाता है, और टेम्परेचर बहुत कम कर दोगे और टेम्परेचर और प्रेशर बहुत कम कर दोगे तो भी ये हेनरीज लॉ से कहीं ना कहीं डेविएट कर जाता है, ठीक है। हेनरीज लॉ से डेविएट करना मतलब क्या, एक बार बता दूं मैं। ये जब हमने ग्राफ बनाया था राइट, पी वर्सेस एक्स का, यानी कि प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, तो ये लीनियर आया था ना, ठीक है, ये लीनियर आया था ना। जब ये लीनियर से थोड़ा डेविएट कर जाए ऊपर या यहाँ पे कहीं पे, जब ये डेविएट कर जाता है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम हेनरीज लॉ, ठीक है। तो हमने देखा क्या था कि जो हेनरीज लॉ है ये सिर्फ मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। समझ में आया। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हेनरीज लॉ हमारा इसके साथ ही हो गया था कंप्लीट। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2024 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 3 गैसेस ए बी सी इन वाटर इज 144 इतना एंड इतना किलोबार रेस्पेक्टिवली। और बोला क्या है, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट को सजा दो, मतलब ऑर्डर बता दो हमें कि कौन सा गैस कितना सोल्यूबल है। तो अब एक चीज देखो, हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे के एच बढ़ता है वैसे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ द गैस बढ़ता है, और जब वेपर प्रेशर ऑफ द गैस बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में कम हो जाएगा, और जब मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा तो हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था, अभी अभी पढ़ा है हमने, कोई नया चीज नहीं है।
ठीक है, सॉल्युबिलिटी हमारा कम हो जाएगा। समझ में आया? हम बोल सकते हैं जिसका केएच ज्यादा है उसका सॉल्युबिलिटी कम है। ठीक है, तो देखो केएच सबसे ज्यादा किसका है, ये 144, यानी कि गैस ए का सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसका है, गैस सी का है। ए का सबसे ज्यादा, उसके बाद सी का, उसके बाद किसका हो जाएगा, ये बी का 10⁻⁻5 है, ध्यान रखो। तो ये सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी जो है वो होगा आपका इसका, जिसका केज वैल्यू सबसे कम होगा उसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। मतलब जो बी का सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन ये होगा या ये होगा। उसके बाद किसका सॉल्युबिलिटी होगा, उसके बाद इसका होगा, यानी कि सी नंबर का होगा, यानी कि इस वाले का होगा। उसके बाद सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसका होगा, ए का होगा, तो उसके बाद ये होगा, यानी कि ऑप्शन आपका हो गया ए। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, और ये नीट 2024 में आया हुआ है ना। तो आप बस पढ़ते जाओ ध्यान लगा के, क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। पर प्रैक्टिस भी करना है, ऐसा नहीं कि बस कॉन्सेप्ट पढ़ते रह गए, प्रैक्टिस भी करना है आपको। चलो, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, फॉर द सोल्यूशन ऑफ गैसेस WXYZ इन वाटर एट 298 केल्विन द हेनरीज कांस्टेंट आर, आपको ये सारे हेनरीज कांस्टेंट दिए हुए हैं गैसेस के, और आपसे पूछ रहा है करेक्ट प्लॉट ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है, अब देखो आपको ये प्लॉट देख के थोड़ा सा डर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो प्लॉट पढ़ा हुआ है, कैसा प्लॉट पढ़ा है, हमने पढ़ा है पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का प्लॉट, जो कि ऐसा दिखता है ना, इजी पीजी, बस ऐसे ही हमने एक प्लॉट पढ़ा हुआ है। पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तो कोई भी प्लॉट ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। क्या हो गया यहाँ पे, हमने कुछ गलत पढ़ लिया क्या? एक्चुअली नहीं, देखो ध्यान दो, यहाँ पे एक्स एक्सिस में सारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, सब में क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है। ठीक है, अब हमने जो पढ़ा है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पढ़ा था। ठीक है, गैस क्या था हमारा, सल्यूट था, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। तो कहीं ना कहीं हमें फिर से एक इक्वेशन बनाना होगा, कहीं ना कहीं हमें फिर से एक इक्वेशन बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, चलो फटाफट से निकाल लेते हैं। हमें पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमने पढ़ा था सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मोल फ्रैक्शन, आई एम सो सॉरी, क्या पढ़ा था हमने, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज 1। ओके, अब देखो ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ से अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, इसको यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर दो, क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। ठीक है, ये आएगा। अब इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच माइनस के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब देखो ये इक्वेशन कैसा बन गया, ये इक्वेशन कैसा बन गया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। लग रहा है कुछ कुछ मैच लग रहा है? अब कंपेयर करो इन दोनों को, c इज इक्वल्स टू के एच हो जाएगा, m यानी कि स्लोप हो जाएगा आपका के एच, और x एक्सिस पे तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया ही हुआ है। ठीक है, चलो, और y एक्सिस पे आपका प्रेशर है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर है। अब देखो यहां से देखो जो मोल फ्रैक्शन निकला है, सॉरी मोल फ्रैक्शन नहीं, इंटरसेप्ट जो निकला है, सबके इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है। ये देखो माइनस के एच है। ठीक है, नेगेटिव इंटरसेप्ट वाले ग्राफ कैसे दिखते हैं, नेगेटिव इंटरसेप्ट वाले ग्राफ कुछ ऐसे दिखेंगे, सॉरी नेगेटिव स्लोप वाले ग्राफ, ये सारे के एच क्या है, नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप वाले ग्राफ कैसे दिखेंगे, इस तरीके के दिखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि स्लोप नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव स्लोप वाला है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। देखो ये सारे पॉजिटिव स्लोप के हैं,
इसको कैंसिल कर देंगे, ये भी पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या हमारा, ए और सी बच गया। ठीक है, अब ध्यान दो, हमारा जो इंटरसेप्ट होगा यहाँ पे सी, वो क्या है, के एच है। तो सी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, यानी कि के एच का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इंटरसेप्ट होगा। मतलब 40 का इंटरसेप्ट, 40 वाला जो है ये सबसे ज्यादा है, मतलब z का जो इंटरसेप्ट है वो सबसे ज्यादा होगा। देखो z सबसे ऊपर है, यहाँ पे भी सी नंबर में भी z सबसे ऊपर है। ठीक है, सिमिलरली y का उससे कम है, उसके बाद x का है और सबसे कम w का है। देखो y का उससे कम है, उससे कम x का है और सबसे कम w का है। c में भी सेम, y का भी उससे कम है, x का उससे कम और w का सबसे कम। तो अब तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया, दोनों ग्राफ सेम सेम आ गए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये चीज बहुत समझने वाला चीज है। एग्जामिनर इतना भी ढीले में नहीं देगा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट तो इजी है, पर उस कॉन्सेप्ट में भी एक कॉन्सेप्ट लगा के इसने दिया है। क्या दिया है आपका, देखो स्लोप यहाँ पे क्या है, माइनस के एच है ना। स्लोप आपका क्या है, माइनस के एच है। तो जितना आपका स्लोप बढ़ेगा उतना इसका स्टीपनेस बढ़ेगा, है ना। जितना आपका स्लोप बढ़ेगा उतना उसका स्टीपनेस बढ़ेगा। है तो नेगेटिव, देखो ये अगर मैं बोलूं ज्यादा स्लोप वाला है, ठीक है, और अगर मैं एक ऐसा लाइन लूं जिसका स्लोप थोड़ा कम है, नेगेटिव नहीं है लेकिन थोड़ा कम है, तो वो कैसे दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा, सॉरी, देखो यहाँ पे ऐसा, मतलब थोड़ा सा इसका इंटरसेप्ट उससे कम सा है। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम झुका हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो 40 वाला है इसका इंटरसेप्ट सबसे ज्यादा है। ठीक है, और इसका स्लोप भी सबसे ज्यादा होगा। तो देखो ये z वाला सबसे ज्यादा स्लोप है, सबसे ज्यादा स्लोप इसका है। अब ये जो y है उसका थोड़ा कम होगा, देखो y थोड़ा कम है उससे, और 2 जो है यानी कि x वाला जो है उसका स्लोप देखो उससे भी कम है थोड़ा, है ना। y वाले से स्लोप थोड़ा कम है, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना होगा यहाँ पे। और ये देखो z वाला जो स्लोप है वो एकदम ही कम है, मतलब उसका स्लोप एकदम समझ लो एकदम ही कम है ना। देखो ऐसा दे रखा है एकदम। अब यहाँ पे देखो ये x का स्लोप आपका ज्यादा दिख रहा है और w का स्लोप यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, लेकिन देखो ध्यान दो यहाँ पे जो w का स्लोप दे रखा है वो 0.5 है, मतलब वो लगभग स्ट्रेट लाइन है, लगभग स्ट्रेट लाइन है, लगभग 1 के इक्वल है। अगर स्लोप 1 हो जाता है तो क्या हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ठीक है, 0.5 मतलब लगभग 1 के इक्वल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे W जो है वो लगभग स्ट्रेट है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको असर्शन और रीजन दे रखा है और पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो यहाँ पे क्या बोला है, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन गिवन एपरेटस, इन डाइविंग एपरेटस। हीलियम को हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए, है ना, पढ़ा है हमने, हाँ बिल्कुल ट्रू है ये। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्योंकि हीलियम हैज हाई सोल्यूबिलिटी इन ऑक्सीजन, क्योंकि हीलियम का सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन में ज्यादा होता है। एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये है फॉल्स। हीलियम भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हीलियम का सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन में ज्यादा होता है इसीलिए हम लोग डिजोल्व करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हम लोग डिजोल्व करते हैं क्योंकि वो हमारा जो है जो एयर था वो डाइल्यूट हो जाए और नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, क्योंकि हमारा जो बेंड बन रहा था, बेंड हो रहा था, वो बेंड्स ना हो और उससे पेनफुल कम हो। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, असर्शन ट्रू है और रीजन हमारा फॉल्स है। हम लोग रीजन हमारा जो दिया हुआ है वो फॉल्स है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए फॉल्स, नहीं ए ट्रू होगा हमारा, ये रहा ए ट्रू एंड आर इज फॉल्स, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया आज, हमने हेनरीज लॉ देख लिया, हेनरीज लॉ के बहुत सारे हमने लिमिटेशंस देखा, हमने उसका एप्लीकेशंस भी देखा, कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, आगे राउल्स लॉ पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रहा है, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।